बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत ही नाजुक मामला है जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू करूँगा, तज्जिया करूँगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से आजकल बड़ी बहस हो रही है और इस बहस में जो मरकज़ी जो शख्सियत है वो है आरिफ नकवी और उसी पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मेरा मौजू ये है कि UAE के यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के एक वज़ीर जिनका ताल्लुक शाही ख़ानदान से है, शेख मुबारक अल नहयान, और उनके पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमाओं से राब्ते रहे हैं, तस्वीर हैं, मुलाकातें रही हैं। मैं आपको दो तीन बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से इस मामले पर कोई एहतजाज करेगी कि उनकी हुकूमत के एक वज़ीर ने, शाही ख़ानदान के एक फ़र्द ने PTI को $20 लाख अदा किए हैं और क्यों किए हैं? क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं? अगर एहतजाज नहीं करेगी तो क्या हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा या वज़ारत ख़ारजा उनसे कोई वजाहत तलब करेगी? पाकिस्तान में UAE के वज़ीर जो सफ़ीर हैं उनको दफ्तर ख़ारजा तलब करके उनसे कोई वजाहत मांगेगी? मुमकिन है मांग भी ली हो। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये जो शेख मुबारक हैं, पाकिस्तान में जो बैंक अल फलाह है ये इसके चेयरमैन हैं, ये इनकी मलकियत है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक दो और इन्वेस्टमेंट के जो मंसूबे हैं वो इनके पाकिस्तान में हैं। लेकिन तकरीबन 15 साल से शेख मुबारक एक कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक रिहायशी मंसूबा जो है वो बनाएं। और यहाँ पर ये जिक्र करना ज़रूरी है कि 2021 से इस मामले पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए और 2022 यानी 20 फरवरी 2022 को पंजाब के वज़ीर आला, उस वक्त के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार दुबई गए। वहाँ पर उन्होंने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम मुफाहमत की यादाश्त कहते हैं, उस पर दस्तखत किए शेख मुबारक की मौजूदगी में और ऐलान किया कि शेख मुबारक की कंपनी डाबी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के शहर यानी पंजाब के शहर लाहौर में 60 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगी। एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा दुबई की तर्ज पर, जिस तरह उमूदी जिसे हम कहते हैं, जिसको वर्टिकल रेजिडेंशियल एरिया कहते हैं, उस तरह का बनाया जाएगा जिसमें दुनिया की हर सहूलत मौजूद होगी। शॉपिंग मॉल्स होंगे, सिनेमा हाउसेज होंगे, एंटरटेनमेंट की जगह होंगी, दुकानें होंगी, रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, स्विमिंग पूल्स होंगे, जिम होंगे, यानी पूरा एक शहर बसाया जाएगा। 60 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था जिसकी मुफाहमत की यादाश्त पर ये दस्तखत हुए। अब मामला ये है कि ऐन मुमकिन है कि शेख मुबारक अल नहयान ने वो रकम जो है वो पाकिस्तान में किसी खैराती काम यानी इमरान खान के शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए दी हो, या इंसाफ जो फाउंडेशन या ट्रस्ट है उसके लिए दी हो, या किसी भी खैराती काम के लिए दी हो आरिफ नकवी को। और आरिफ नकवी ने आगे से वो रकम जो है वो PTI के अकाउंट्स में जमा करा दी। अब इसमें देखा जाए तो एक लिहाज से शेख मुबारक का कोई कसूर नहीं है कि मुमकिन है अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करें तो वो यही कहेंगे कि जनाब मुझे क्या पता था कि मैंने तो एक शख्स को खैरात के तौर पर खैराती या फलाही काम के लिए एक रकम दी है और उसने आगे से किसी सियासी जमात को दे दी है। और एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हालांकि जब साइमन क्लार्क जिन्होंने ये स्टोरी पब्लिश की वो कहते हैं अपनी स्टोरी में कि जब उन्होंने शेख मुबारक से रब्ता किया तो शेख मुबारक ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया या जवाब नहीं दिया। अब सूरत हाल ये है कि
कुछ लोगों का ये मानना है, ये दावा है कि आपने वो नाम तो सुना होगा, साबिक डायरेक्टर जनरल ISI जनरल शुजा पाशा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मौजूदा PTI के आर्किटेक्ट वो हैं। दोबारा उन्होंने PTI के मुर्दा घोड़े में जान डाली 2010 में और 2011 में, और मुख्तलिफ सियासी जमातों से लोगों को तोड़कर PTI में शामिल करवाया गया, जिसकी माजी में चौधरी परवेज अलाई अपने TV शोज में, इंटरव्यूज में इसका इजहार भी कर चुके हैं। चौधरी शुजात इसका इजहार कर चुके हैं कि उनकी पार्टी तोड़ी गई और उनकी पार्टी से मुख्तलिफ लोगों को शामिल करवाया गया PTI में। अब सूरत हाल ये है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत का कोई वजीर, कोई भी वजीर, चाहे हुकूमत कोई भी हो, PTI की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, उसके बारे में ये इंकिशाफ हो कि उसने, उस वजीर ने या पाकिस्तानी सियासतदान ने या बिजनेसमैन ने UAE के किसी ऐसे ग्रोह को फंडिंग की है, किसी ऐसे ग्रोह को फंडिंग की है जो कि इस वक्त UAE के शाही खानदान या वहां पर जो मनारकी या बादशाह जिसे हम कहते हैं उनके खिलाफ है। अल इस्लाह नामी एक ग्रुप है UAE में। 2012 में उस पर क्रैकडाउन हुआ, 7 अफराद उसके गिरफ्तार हुए और उनसे शहरियत छीन ली गई। अभी तक इतलात ये है कि शायद वो जेल में है। स्टेटलेस जिन्हें कहते हैं, उनके पास दुनिया की कोई शहरियत मौजूद नहीं है। उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? बताया ये गया कि उनके जो इख्वानुल मुस्लिमून है, जो मिस्र में एक ग्रुप है जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहा जाता है, कि जी उनसे ताल्लुकात हैं, ये साबित नहीं हो सके। इससे पहले 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, 5 अफराद को सजा हुई, लेकिन बाद अज़ां शेख खलीफा ने बतौर सदर उनकी सजा को माफ कर दिया। अब ये जो लोग हैं, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, अल इस्लाह, इस्लाह के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, अब इनका ये मानना है कि जनाब ये जितनी भी रियासतें हैं, इन पर जितने भी शेख बकौल उनके काबिज हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए, आम लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये मखसूस अफराद जो हैं वो उनके बकौल ये इन ममालिक या इन रियासतों की दौलत को लूट रहे हैं, ये खुद अमीर हो रहे हैं, लेकिन अवाम जो है, हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इस कदर अपने अवाम को सहूलियात दे रखी हैं, यही वजह है कि वहाँ पर कोई अपराइजिंग नहीं हो रही। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का कोई, अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता कि एक पाकिस्तानी वजीर ने या सियासतदान ने या किसी कंपनी ने या किसी ग्रोह ने या किसी ताजर ने, बिजनेसमैन ने वहां पर उस ग्रोह को फंडिंग की है, तो UAE का रद्द-ए-अमल क्या होगा? मेरा सवाल यह है। या एक और जाविये से इस चीज को देखते हैं कि अगर यही फंडिंग बरतानिया के किसी सियासतदान ने, अमेरिका के किसी सियासतदान ने, किसी और मुल्क के सियासतदान ने, कंपनी ने या वजीर ने, अमेरिका के किसी वजीर ने, किसी फाउंडेशन ने ये रकम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान की जमात को दी होती, तो आज PTI और इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या होता? मुल्क में तूफान बर्पा कर दिया गया होता। लेकिन अब मामला कुछ और है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान की भी मजबूरी है। मुमकिन है अंदरूनी तौर पर बैकडोर से, खामोशी से पूछा गया हो कि जनाब ये रकम आप $20 लाख। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद और कुछ अरसा पहले ये जो शेख मुबारक अल नयान है, कहते हैं कि इनकी 7 मुलाकातें हुई हैं हमारे वज़ीर आज़म से, उस वक्त के वज़ीर आज़म जो कि इमरान खान है। कुछ मुलाकातें उनकी UAE में, दुबई में हुई हैं, कुछ मुलाकातें उनकी पाकिस्तान में हुई हैं। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आम है, ये चीज़ें आजकल तो छुपती नहीं। अब किसी वजीर से, किसी मुल्क के वजीर से किसी दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म की मुलाकात कोई अनहोनी बात नहीं है, ना इस पर एतराज़ किया जा सकता है। लेकिन ये जो सारे मामला सामने आए हैं, अगर कोई ताकतवर हुकूमत होती, ताकतवर रियासत होती, तो वो पूछती ज़रूर। लेकिन हम कैसे पूछें? हम एक तरफ UAE के हुक्मरानों के पास जाते हैं कि जनाब हमें तेल दे दें, हमें इमदाद दे दें, हमारे जो वर्कर्स वहाँ पर जाते हैं उनका ख्याल रखें, उनको मुलाजमतों से ना निकालें, और
दूसरी और ये भी कहते हैं कि जनाब मजीद हमारा जो लेबर का जो कोटा है उसको बढ़ाएं। एक तरफ हम उनसे, जाहिर है वो कहते हैं ना, ये तो वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम ने भी कह रखा है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। जो लोग भीख मांगते हैं वो फिर इंतखाब नहीं कर सकते कि हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। आप जब भीख मांगे तो यही होगा। मैं समझता हूं कि इस मामले की बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के एक वजीर का नाम आया। मैं अभी भी ये कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि वो उन्होंने पीटीआई की फंडिंग की हो, लेकिन हो भी सकता है। ऐन मुमकिन है उन्होंने, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं कि फलाई काम के लिए रकम अदा की गई हो और आगे से वो रकम मिस यूज की गई हो। मिसाल के तौर पर अब ये कहा जाता है ना कि इमरान खान ने सारी जिंदगी खैरात की रकम पर गुजारी है, तोहफों तहफ पर गुजारी है, क्योंकि उनका अपना जरिया माश तो कोई भी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई मुलाजमत नहीं है, ना कभी की है। वो कमेंट्री से कितने पैसे कमाए होंगे, क्रिकेट से कितने पैसे कमाए होंगे। उन्होंने तो कहा है कि क्रिकेट की आमदन से उन्होंने एक फ्लैट बनाया, वो उसको बेच दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि जी बनी गाला वाला घर मेरी साबका बीवी ने मुझे तोहफे में दिया। ये भी दुनिया की वाहिद बीवी है जिसको आप तलाक दे दें और वो घर आपको 350 कनाल का या 400 कनाल का घर तोहफे में दे। तीसरी बेगम साहिबा के दौर में मलिक रियाज 456 कनाल अराजी आपको गिफ्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो आपका जमान पार्क वाला घर है, करोड़ों रुपए लगा के, कुछ लोग कहते हैं कि तकरीबन कोई 50 से 70 करोड़ रुपया लगा के लाहौर में उस घर को दोबारा असर नोस की तामीर और तजीन और आराइश की गई। वो तो हमें पता है कौन कौन सी ATM है तामीराती कंपनी में, जिसके जहाज आप इस्तेमाल करते हैं, जिनके जहाज आप चौधरी परवेज इलाही इस्तेमाल करते हैं। खैर उस शख्सियत के जहाज तो सारे पाकिस्तानी से मुराद सारे जो हमारे सियासी कदावर रहनुमा है वो सबको उसने काना किया हुआ है। मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा इशू है, आप मीडिया पर भी नहीं देख रहे होंगे कि जनाब कोई शख्स इस बारे में नुक्ता उठाया कि जनाब ये तो एक मुल्क का वजीर सामने है, पता नहीं और कौन कौन से मुमालिक के सियासतदानों ने ये फंडिंग की होगी। लिहाजा इंतजार करते हैं कि कब ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है। कहा यह जा रहा है कि आने वाला जो हफ्ता है यानी अगस्त के पहले हफ्ते में ये फैसला भी आ जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।